नमो नमः मित्रों। मैं रवि शर्मा व्यंजन संधि के इस प्रकरण में अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के परिभाषा, उसके चुने हुए भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले भी संधि से संबंधित 3 वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, उनकी परिभाषा तथा स्वर संधि के भेदों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो आज हम व्यंजन संधि प्रारंभ करेंगे और व्यंजन संधि प्रारंभ करने से पहले एक बार हम इसकी परिभाषा पर फिर से अपनी दृष्टि डालेंगे। तो देखिए, परिभाषा इस प्रकार है कि द्वयोः व्यंजनयोः अथवा एकस्य व्यंजनस्य स्वरेण सह मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति सः व्यंजन संधिः भवति इति। अर्थात दो व्यंजनों के या एक व्यंजन और एक स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होगा, जो चेंज आएगा, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। एक अन्य परिभाषा और बताना चाहूँगा कि हम कह सकते हैं कि जिस संधि में व्यंजन के स्थान पर ही परिवर्तन होता हो, आगे पीछे कुछ भी हो, पर परिवर्तन हमें व्यंजन वर्ण के स्थान पर ही करेंगे, तो वो संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। तो आइए, इस व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने कुछ संधियों का चयन किया है जो कि छात्रोपयोगी है, परीक्षोपयोगी है। उनके लिए हम देखते हैं कौन कौन सी वो संधियाँ हैं। वो हैं श्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जष्ट्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, छत्व संधि, परसवर्ण संधि, तुगागम संधि और अनुनासिक संधि। ये 9 संधियों का हमने चयन किया है जो कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। आइए, इनका क्रमशः इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं श्चुत्व संधि की ओर। सबसे पहली है श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि की परिभाषा इस प्रकार है कि सकारात् अथवा तवर्गात् पूर्वं पश्चात् वा शकारः चवर्गः वा भवति तदा अधोलिखितं परिवर्तनं भवति। अर्थात सकार, सकार का तात्पर्य है स, दंती सकार, यानी सड़क वाला स। तो स या तवर्ग, तवर्ग का तात्पर्य त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो तवर्ग या सकार के यानी स के बाद ये 6 वर्ण हैं। इन 6 वर्णों के बाद या पहले, पूर्वम पश्चात वा का तात्पर्य है बाद में या पहले, शकार या चवर्ग, शकार का तात्पर्य श, शरबत वाला, तालव्य शकार कहते हैं इसे, और चवर्ग का तात्पर्य चवर्ग के 5 वर्ण च, छ, ज, झ, य, इनमें से कोई भी वर्ण हो, कहाँ हो, स या तवर्ग के आगे या पीछे। तो स और तवर्ग के वर्णों के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा वो हमें इसमें नीचे देखेंगे। अगर स के बाद शकार या चवर्ग का कोई वर्ण होता है तो श के स्थान पर श कर देंगे, त के स्थान पर च कर देंगे, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर य कर देंगे। ध्यान रखें, इस संधि में परिवर्तन स या तवर्ग के स्थान पर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, अन्य किसी के स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण इसका सच्चित। सत प्लस चित, आप देख रहे हैं कि सत के अंतर्गत अंतिम वर्ण है त और चित का प्रथम वर्ण है च। कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि हमें तो ई दिखाई दे रहा है, च कहाँ से होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ च के बाद ई जुड़ा है, च प्लस ई करने पर ची बना है, तो ई बाद में जुड़ा है, च पहले, इसलिए च आएगा। तो त के बाद च आया, इसलिए त के स्थान पर भी हम च कर देंगे, तो बनेगा स प्लस च प्लस चित, मिलाएंगे बनेगा सच्चित। आइए और अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे रामस छात्रः, अब देखिएगा यहाँ पर रामस में अंतिम वर्ण स है और बाद में चवर्ग का छ है, इसलिए स के स्थान पर श कर देंगे, तो रामस छात्रः बन जाएगा। उद प्लस ज्वलति, यहाँ पर द है, द के स्थान पर ज हो जाएगा, तो बन जाएगा उज्ज्वलति। एतत् ज्ञात्वा, यहाँ पर भी द है और उसके बाद में ज है। मित्रों, ज्ञा, इसका उच्चारण होगा ज्ञा, हम लोग ज्ञा बोलते हैं, ये ज्ञा नहीं है, शुद्ध उच्चारण उसका ज्ञा है, क्योंकि ज और न्या से मिलकर के ये ज्ञ बनता है। तो प्रथम वर्ण है ज, इसलिए द के स्थान पर भी हम ज कर देंगे, बन जाएगा एतत् ज्ञात्वा। हरिश शेते, स के बाद श है तो स के स्थान पर भी श हो जाएगा, हरिशेते। यज प्लस न, अब मैंने पहले ही कहा था कि हमें परिवर्तन तवर्ग या स के स्थान पर ही करना, वो कहीं पर भी हो, तो इसमें न बाद में है, तो हम न के स्थान पर कर देंगे य, तो बन जाएगा यज्ञ।
आइए अगली संधि की तरफ चलते हैं। ष्टुत्व संधि है जिसका नाम। ष्टुत्व संधि के बारे में बता दें कि इसके नियम बिल्कुल ष्टुत्व संधि जैसे ही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस श और टवर्ग का भेद है। वो किस प्रकार है देखिएगा। स अथवा तवर्ग के बाद या पहले, अर्थात स अथवा तवर्गात् पूर्वं पश्चात् वा श टवर्ग वा भवति तदा अधोलिखितं परिवर्तनं भवति। यहाँ पर भी एक हाजिर है, स या तवर्ग के किसी वर्ण के बाद या पहले श या टवर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो स और तवर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, वह नीचे देखिएगा। यदि स रहा, उसके बाद या पहले श या टवर्ग का कोई वर्ण आता है तो स के स्थान पर हम कर देंगे श, त के स्थान पर हम कर देंगे ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण। ये इस प्रकार का परिवर्तन होगा। और इसमें भी ध्यान रखें आप कि परिवर्तन हमेशा सकार यानी सड़क वाले स और तवर्ग के अंदर ही करना है और किसी में नहीं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। धनुष प्लस टंकारः। अब यहाँ देखिएगा, धनुष का स अंतिम में दंती सकार है, सड़क वाला स है और बाद में टवर्ग का वर्ण है, तो स के स्थान पर भी हम श कर देंगे तो बनेगा धनु प्लस श प्लस टंकारः, मिलाएंगे तो बनेगा धनुष टंकारः। अन्य उदाहरण देखते हैं। आकृश प्लस टह, त बाद में है, श पहले, तो श की वजह से त में परिवर्तन होगा, वो बन जाएगा टह तो बनेगा आकृष्टः। इसी प्रकार इश प्लस तह का बनेगा इष्टः। वृहत प्लस टिका, यहाँ देखिएगा त के बाद ट है तो त के स्थान पर भी ट हो जाएगा तो बनेगा वृहत टिका। क्षण नाम, न बाद में है, न में परिवर्तन होगा, न के स्थान पर न कर देंगे, बनेगा क्षण नाम। और तट डमरू, तद का द है, द के बाद टवर्ग का वर्ण होने की वजह से द के स्थान पर भी टवर्ग का वर्ण हो जाएगा तो बनेगा तट डमरू। आइए अगली संधि की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जस्तु संधि। उसके नियम इस प्रकार हैं। जस्तु संधि कहती है कि पदांत जल वर्णानां परि यदि झष वर्णः अथवा कश्चित् स्वरः स्यात् तदा झल वर्णानां स्थाने जश वर्गस्य तृतीय अक्षरः आदेशः भवति। अर्थात पदांत यानी शब्द के अंत में, शब्द का आखिरी जो झल वर्ण है, झल वर्ण का तात्पर्य यहाँ पर वर्ग का, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तवर्ग का तात्पर्य त था द न, चवर्ग का तात्पर्य च च ज ज न। इसी प्रकार कवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है, ये 5 वर्ग होते हैं। तो पांचों वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ मिलाकर के हो जाते हैं 20 वर्ण। और साथ ही श श स और ह, ये 4 वर्ण हो तो टोटल हो गए 24 वर्ण। तो इन 24 वर्णों के बाद, पदांत के इन 24 वर्णों के बाद में यदि झष वर्ण हो, अब झष वर्ण का तात्पर्य दिया गया है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। तीसरा चौथा का तात्पर्य कवर्ग में ग और घ, चवर्ग में ज और झ, टवर्ग में ड और ढ, फिर द ध और ब भ, ये वर्ण होते हैं झष। तो यदि झल वर्णों के बाद, उन 24 वर्णों के बाद में इन 2 वर्णों में से किसी भी वर्ग के ये 2 वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण हो तो, या फिर कि कोई भी स्वर बाद में हो, ये कह सकते हैं या तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर बाद में हो, तो उन 24 वर्णों के स्थान पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, उसे कहते हैं जश। शॉर्ट फॉर्म है ये जश इसकी, कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है। आदेश का तात्पर्य है पूर्णतः उसको हटा करके उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 24 वर्ण जिनको हटाना है और 5 वर्ण हैं जिनको हमें रखना है, तो हम किस प्रकार निश्चय करें कि किस वर्ण के स्थान पर हम कौन सा वर्ण रखें। तो मित्रों, स्वर संधि के प्रसंग में व संधि के प्रसंग में ही मैंने आपको बताया था कि संधि के अंतर्गत जब भी एक वर्ण हटता है और दूसरा वर्ण आता है तो उसके पीछे मात्र एक कारण होता है, वो है उच्चारण स्थान। जो वर्ण हटाया जा रहा है और जो वर्ण नया रखा जा रहा है, उन दोनों के उच्चारण स्थान में समानता होती है। तो इन 24 वर्ण जो मैंने आपको बताए हैं, उन 24 वर्णों में जश वर्णों के जिस वर्ण का उच्चारण स्थान मिलेगा, मैच करता है, उसी को हम रिप्लेस
करेंगे, उसके स्थान पर रखेंगे। जैसे क वर्ग का क, ख, ग, घ 4 वर्ण और ह, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। और जश वर्णों में प्रत्येक वर्ग का यदि हम तीसरा अक्षर लेते हैं तो क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, त वर्ग का द, ट वर्ग का ड और प वर्ग का ब, इन 5 वर्णों में कौन सा आएगा? ग, क्योंकि ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो उन 5 की जगह पर कंठ वर्ण हम रख देंगे, यही आदेश होगा। आइए इनको उदाहरण के द्वारा और समझते हैं हम। उदाहरण मैंने दोनों आपको यहाँ रखे हैं, एक में वर्ग का तीसरा अक्षर बाद में है और एक में स्वर वर्ण बाद में है। तो देखिएगा जगत प्लस ईश, जगत में तो जो त वर्ण है वो झल वर्णों के अंतर्गत आता है, क्योंकि झल वर्णों में कहा गया था वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर, तो यहाँ वर्ग का पहला अक्षर है। और उसके बाद यदि कोई स्वर हो तो स्वर है तो उसके स्थान पर जश अर्थात उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो त के स्थान पर हमने तीसरा अक्षर कर दिया द, तो बना जगत प्लस ईश, मिलाएंगे बन जाएगा जगदीशः। इसी प्रकार आगे चलते हैं, यहाँ सत प्लस जनः। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर त है, वर्ग का है, झल वर्णों में आता है, और बाद में ज है जो कि झष वर्णों में आता है, क्योंकि झष वर्ण में हमने कहा था वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण है, तो त के स्थान पर हम कर देंगे वर्ग का उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, तो बन जाएगा सद प्लस जनः। लेकिन इस स्थिति में एक नई संधि का नियम लागू होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसे हमने कहा था शुत्व संधि। शुत्व संधि कहती है कि तवर्ग के बाद यदि चवर्ग का कोई वर्ण हो तो तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर द है, बाद में चवर्ग का ज है, तो द के स्थान पर भी हम कर देंगे ज, तो बनेगा सज प्लस जनः, मिलाएंगे बनेगा सज्जनः। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरणों में देखेंगे हम अच प्लस अंतः। अब आप देखेंगे च है और बाद में स्वर है, तो च के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो बन जाएगा ज, बनेगा अजंत। सुप, प का तीसरा अक्षर होगा सुब, अंत सुबंतम। इसी प्रकार उत, उत के पास त के बाद में गम वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो त के स्थान पर हम द कर देंगे, तो बन जाएगा उद्गमः। और महत प्लस इदम, महदिदम, त के स्थान पर द हो जाएगा। आइए अगली संधि की ओर चलते हैं, आशा ये समझ में आ गई होगी आपको। अगली संधि है हमारी चर्तु संधि। चर्तु संधि का तात्पर्य होता है वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाना, वर्ग के अक्षरों के स्थान पर उसका प्रथम अक्षर हो जाना ही चर्तु संधि कहलाता है। वो किस प्रकार है देखिएगा, परिभाषा है कि वर्गीय व्यंजनानां स्थाने वर्गस्य प्रथमः वर्णः भवति यदि खर परे स्यात्। कहने का तात्पर्य है कि वर्गीय व्यंजन यानी क वर्ग का, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं हमारे, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार 25 वर्ण हो गए, तो वर्गीय व्यंजन। लेकिन इन्होंने कहा है वर्गस्य पंचम वर्णम त्यक्त्वा, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है ङ, ञ, ण, न, म, इन 5 अक्षरों को हम त्याग देंगे, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। तो उन चारों वर्णों यानी 20 वर्ण हो गए, उन 20 वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यदि क वर्ग का ग, ख या घ हो तो उन्हीं के स्थान पर क हो जाएगा, छ, ज और झ हो तो च हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। यदि अगर बाद में खर वर्ण हो, खर वर्ण का तात्पर्य होता है वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और श, श, स, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण हो या फिर श, श, तीनों प्रकार के श हो, ये अगर बाद में हो तो वर्ग के उन वर्णों के स्थान पर प्रथम अक्षर हो जाता है। कैसे होगा ये हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। विपत प्लस कालः, यहाँ आप देखेंगे कि विपत का द है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, और उसके बाद में खर वर्ण कहा गया था, वर्ग का पहला, दूसरा या श, तो यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण है, तो विपत प्लस कालः। द के स्थान पर हमें परिवर्तन करना है, तो द के स्थान पर हम चर्त्व कर देंगे, अर्थात वर्ग का पहला अक्षर कर देंगे, प्रथम अक्षर कर देंगे, तो बन जाएगा त, तो बनेगा विपत प्लस कालः, विपत कालः, ये हुआ। आइए उदाहरण और देखते हैं इसके। अस्मत् प्लस पुत्रः। अब आप देखेंगे अस्मत् द है जो 4 वर्णों के अंतर्गत, वर्गीय वर्णों के अंतर्गत आता है, और बाद में वर्ग का प्रथम अक्षर जो कि खर के अंतर्गत आता है, इसलिए त द के स्थान पर हम कर देंगे त, बनेगा अस्मत् पुत्रः। आगे देखेंगे षड प्लस खाद्यानि। षड ट वर्ग का वर्ण है
और तीसरा अक्षर है, और उसके बाद में वर्ग का कवर्ग का द्वितीय अक्षर है, तो वो भी खर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हो जाएगा षट प्लस खाद्यानि षट खाद्यानि। इसी प्रकार विपत् प्लस कालय का विपत् कालय, तादृग कर्मः तादृक् कर्मः। आइए अगली संधि की ओर चलते हैं, जो कि है अनुस्वार संधि। पदांत मकारात् परे यदि कोऽपि व्यञ्जनवर्णः भवति तर्हि तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति इति अनुस्वार संधि। अर्थात पद के अंत में कोई भी शब्द हो, उसके अंत में जो म विद्यमान रहता है। देखिए पदांत तब कहेंगे जब उस म में कोई स्वर वर्ण न हो। व्यंजन संधि में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी पदांत वर्ड कहा गया है, पदांत शब्द का बात कही जा रही है, तो पदांत का तात्पर्य है उस अंतिम वर्ण में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं होगा, वो हलंत होगा। तो यहाँ पर भी है कि पदांत म यानी अंतिम म जिसके बाद कोई स्वर नहीं है, हलंत म के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण, तो उस म के स्थान पर हम अनुस्वार का तात्पर्य आप समझते ही हैं, जो ऊपर डॉट लगाते बिंदी लगाते जिसका उच्चारण हम म करते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार हो जाता है, उसी को हम अनुस्वार संधि कहते हैं। ये सबसे सरल संधि मानता हूँ मैं। तो ध्यान रखिए म के बाद यदि व्यंजन वर्ण है तो उसको अनुस्वार कर देना है। तो आइए उदाहरण देखते हैं इसका। रामम वंदे। अब आप देखेंगे रामम में म हलंत है, इसलिए हम इसे पदांत कहेंगे, और पदांत का म के बाद में वंदे एक व्यंजन वर्ण है, तो म के स्थान पर हम अनुस्वार कर देंगे। आप देख सकते हैं रामम वंदे, उच्चारण में कोई भेद नहीं आएगा और इन शब्दों को मिलाना भी नहीं, अलग ही रहेंगे, पर यहाँ संधि हुई है। तो रामम वंदे। इसी प्रकार मालायाम सूत्रम, तो मालायाम सूत्रम। सत्यम वद अनुस्वार हो गया। धर्मम चर, म के स्थान उस पर अनुस्वार, धर्मम चर। पापम शांतम का हो जाएगा पापम शांतम। ना उच्चारण में कोई भेद होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि म के स्थान पर हम अनुस्वार कर देंगे, परंतु इनको मिलाना नहीं है। बाकी संधियों में हमने शब्दों को मिला दिया था, लेकिन ये मिलेंगे नहीं। तो ये था आज का हमारा व्यंजन संधि का प्रकरण भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने व्यंजन संधि के 5 प्रकारों को जाना, समझा। अगले भाग में आपको अन्य संधियाँ जो बचे विशेष भाग हैं उनको लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।